हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका के दिसंबर 2020 के संस्करण को। इसको हम लोग फुल डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक आएगा आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है। और इसे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दीपावली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आपको ये वीडियो में आई होप आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है रेज 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्चुअल सम्मेलन। तो देखिए, ये वर्चुअल सम्मेलन जो है वो एक्चुअली 5 से 9 अक्टूबर को हुआ था और इसे कराया गया था इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की मेजबानी में। रेज का जो फुल फॉर्म होता है वो है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, और इसका ये वर्चुअल शिखर सम्मेलन था। ठीक है। और इसका जो उद्देश्य देखा जाए तो वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में भारत के विजन और उसके रोड मैप को उजागर करना। देखिए, इसमें आपको स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट मोबिलिटी आदि विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन, समावेश व सशक्तिकरण। समावेश का मतलब आप समझ सकते हैं इंक्लूजन, और सशक्तिकरण हो गया एम्पावरमेंट के लिए विचारों का आदान प्रदान का इसका उपयोग को महत्वपूर्ण बताया गया है। ठीक है। वैसे तो ये पहले आपको 11 से 12 अप्रैल 2020 को प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण ये टलता गया और 5 से 9 अक्टूबर को ये संपन्न हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टीईटी और सीटीईटी परिणामों की मान्यता अब आजीवन रहेगी, और ये एनसीटीई का निर्णय लिया गया है। एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और इसने निर्णय लिया था 29 सितंबर 2020 को। इसके अनुसार हुआ यूं कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक की जो कक्षाओं में पढ़ाने के लिए जो सीबीएसई द्वारा आयोजित होती है सीटीईटी, और राज्य द्वारा जो आयोजित होती है टीईटी, इन परीक्षा में जो भी सफल हैं, जो भी सफल कैंडिडेट हैं, उनकी जो वैलिडिटी होगी, जो वैधता होगी, वो अब आजीवन रहेगी। और पहले ये 7 वर्ष की वैधता रहती थी, अब इसको आजीवन कर दिया गया है। ठीक है। और जिस उम्मीदवार को परीक्षा में उत्तीर्ण हुए 7 वर्ष या उससे अधिक हो गया है, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है चुनाव में उम्मीदवारों के द्वारा किए जा सकने वाले जो व्यय हैं, अधिकतम सीमा में 10% की वृद्धि की गई। तो देखिए, जो इलेक्शन में जो खर्च किए जाते थे किसी भी पार्टी के द्वारा, अब जो उसका हाईएस्ट लिमिट था कि आप कितना खर्च कर सकते हैं, उसमें 10% का बढ़ोतरी किया गया है। ठीक है। तो देखिए, 19 अक्टूबर 2020 को चुनाव आयोग के सुझाव पर विधि मंत्रालय द्वारा इस आशय की अधिसूचना जारी की गई है, जो तत्काल अब प्रभाव में लागू हो गई है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाया है। यह है पहले व्यय की अधिकतम सीमा जो थी, और अब व्यय की जो सीमा है 10% वृद्धि के साथ। तो देखिए, जो 20 बड़े राज्य हैं, जिसमें आपको दिल्ली और जम्मू कश्मीर को भी जोड़ लिया जाए, तो जो लोकसभा चुनाव में जो खर्च होते थे उसके लिमिट था पहले 70 लाख, और अब उस लिमिट को 10% बढ़ाकर 77 लाख कर दिया गया है। ठीक है। और उसी में देखा जाए 20 बड़े राज्य तथा दिल्ली और जम्मू कश्मीर को भी देखा जाए, तो ये विधानसभा चुनाव हेतु, वो लोकसभा का था 70 लाख और ये विधानसभा का आपको 28 लाख था, जिसको 10% की बढ़ोतरी के साथ 30.80 लाख कर दिया गया है, मतलब 2.8 लाख इसमें बढ़ा है। ठीक है। फिर देखिए, पूर्वोत्तर के राज्य और अन्य केंद्र शासित क्षेत्र, जहाँ पे लोकसभा चुनाव के लिए खर्च होते थे 54 लाख का जो आपको लिमिट दिया गया था किसी भी पार्टी को, उसमें 10% की वृद्धि के साथ अब 59.40 लाख कर दिया गया है। ठीक है। और उन्हीं पूर्वोत्तर राज्य में जब विधानसभा का चुनाव होगा, और जो केंद्र शासित जो अन्य क्षेत्र बच गए हैं उनके लिए है, जहां 20 लाख था, अब उसे 22 लाख कर दिया गया है विधानसभा चुनाव के लिए। और देखा जाए तो ये ऐसा पहली बार नहीं है जब वृद्धि की गई है। ठीक है। इससे पहले भी 2 बार इसमें वृद्धि की गई है। एक बार आपको 2014 में वृद्धि की गई है, और उससे पहले एक बार 2011 में वृद्धि की गई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोरोना काल में 7वीं बार राष्ट्र के नाम श्री मोदी का संबोधन। देखिए, ये सिर्फ कोरोना काल में है। ठीक है। जब से कोरोना आया है तब से ये 7वां बार है जब राष्ट्र के नाम संबोधन किया है मोदी जी ने। देखिए, तो ये 20 अक्टूबर को संबोधन किया था श्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में, और ये 7वां संबोधन था जब टेलीविजन पर इन्होंने संबोधित किया। और उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन भले ही हटा दिया गया है, किंतु कोरोना वायरस सफाया नहीं हुआ है। और उन्होंने कहा था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं की रणनीति पर चलना होगा। और उन्होंने कहा
कि भारत में प्रति 10 लाख पर लगभग 5500 लोग संक्रमित हुए हैं और वहीं अमेरिका व ब्राजील में लगभग 25,000 है। मतलब प्रति 10 लाख व्यक्ति में 25,000 लोग संक्रमित हुए हैं अमेरिका और ब्राजील में। ठीक है, इसी तरह देखा जाए तो भारत में प्रति 10 लाख पर 83 मतलब 83 मृत्यु की दर है। वहीं ब्रिटेन और ब्राजील में, स्पेन में मिलाया जाए तो देखा जाए लगभग 600 मृत्यु दर है। फिर भारतीय वैज्ञानिकों सहित अनेक देश वैक्सीन के उत्पादन में काम कर रही है और भारत सरकार हर नागरिक तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए विस्तृत रोड मैप तैयार कर रही है। और देखिए यहाँ देखा जाए तो संबोधन जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र के नाम पर उनका ये 13वां संबोधन था। ठीक है, अगर इसमें आपको जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो उन्होंने संबोधित किया था उसे हटा दिया जाए तो कुल 13 बार संबोधित किया है उन्होंने। ठीक है, और जिसमें इससे पहले कुछ मुख्य संबोधन देखा जाए तो जैसे आपको 8 नवंबर 2016 को किया था काले धन पर लगाम लगाने के लिए, जब 500 और 1000 के नोट को बंद किया गया था। फिर दूसरी बार आपको 15 फरवरी को किया गया था, पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों की हत्या हुई थी उस वक्त। फिर आपको 27 मार्च को पीएम ने जानकारी दी थी कि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों द्वारा लोअर अर्थ ऑर्बिट का एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराना। ठीक है, इसी तरह फिर आपको 8 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर के संबंध में अनुच्छेद 370 हटाया जाना। इस तरह से उन्होंने कुल अब तक 13 बार देश को संबोधित किया है, जिसमें स्वतंत्रता दिवस के अवसर को छोड़ दिया गया है। ठीक है, और कोरोना काल में ये 7वां बार था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नौसैनिक युद्धाभ्यास के तहत एंटीशिप मिसाइल दागकर नौसेना ने पुराना जंगी जहाज डुबोया। और ये अक्टूबर 2020 में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में एक मेगा युद्धाभ्यास में अपना ही पुराना जंगी जहाज को मिसाइल दागकर डुबाया। ये 23 अक्टूबर को इसका वीडियो भी जारी हुआ है और ये एंटीशिप मिसाइल आईएनएस प्रबल से दागी गई थी। ठीक है, और निशाना बनाए गए जो पोत थे वो नौसेना से हटाया हुआ था और युद्धपोत जो था वो गोदावरी श्रेणी का था। डुबाए गए पोत को 1983 में नौसेना में शामिल किया गया था और इस तरह के 2 पोत जो है वो नौसेना में थे, जिसको क्रमशः लगभग आपको 2015 में और 2018 में हटाए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि देश में संचालित 24 फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची यूजीसी के द्वारा जारी की गई है और ये 7 अक्टूबर 2020 को यूजीसी ने देश के विभिन्न भागों में संचालित 24 फर्जी विश्वविद्यालय की सूची अपने वेबसाइट पर जारी की है। इनमें आपको दिल्ली के 7 हैं, उत्तर प्रदेश के 8 हैं, उड़ीसा के 2 हैं, पश्चिम बंगाल के 2 हैं, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश के एक यूनिवर्सिटी शामिल है। और कहा गया है कि इन यूनिवर्सिटीज से जो भी डिग्री प्राप्त करेगा उसका कोई मान्य नहीं होगा, उसे फर्जी माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपको अटल टनल का लोकार्पण। तो देखिए ये 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मनाली से लेह को जोड़ने वाली 10,000 फुट की ऊंचाई पर विश्व का सबसे लंबा हाईवे टनल, जिसे रोहतांग टनल का नाम दिया गया था पहले, उसका लोकार्पण किया गया। पहले इनका नाम रोहतांग टनल था, अब उसको बदल के अटल टनल कर दिया गया है। ठीक है, इसमें जो मुख्य बातें अगर देखा जाए तो इस परियोजना की जो घोषणा हुई थी वो जून 2000 में हुई थी, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और इस परियोजना की जो आधारशिला रखी गई वो 28 जून 2010 को श्रीमती सोनिया गांधी ने रखी थी। फिर देखा जाए तो इस टनल को बनाने में लगभग आपको 3200 करोड़ रुपए की खर्च आई है और टनल की जो लंबाई है वो 9.02 किलोमीटर है। मनाली से लेह की सड़क मार्ग की दूरी जो है वो आपको 46 किलोमीटर कम हुई है और आवाजाही में 4 घंटे का समय बचेगा। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं इस मैप में। तो देखा जाए तो यहाँ पर आपको साउथ पोर्टल दिख रहा है, यहाँ नॉर्थ पोर्टल दिख रहा है। पहले साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल जाने के लिए ये दूरी तय करनी पड़ती थी। ठीक है, और अब मात्र यहाँ से यहाँ जाया जा सकता है, इसलिए ये 46 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है और 4 घंटे कम समय लगने लगे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जम्मू कश्मीर में जमीन जायदाद खरीदने के लिए वहां का स्थायी नागरिक होने की बाध्यता समाप्त और ये कानून में संशोधन किया गया है। तो देखिए केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में रियल स्टेट मतलब रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अधिनियम 2016 की गजट अधिसूचना 27 अक्टूबर 2020 को लागू कर दी गई है। तो देखिए अब वहां पर जो है केवल घर के लिए ही नहीं
बल्कि कारोबार के लिए भी, दुकान के लिए, खेती के लिए भी भूमि खरीदने के लिए वहाँ का डोमिसाइल प्रमाण पत्र का अब आवश्यकता नहीं होगा। पहले होता था कि जो वहाँ के नागरिक हैं, जो वहाँ के डोमिसाइल हैं, सिर्फ वही वहाँ पे बस सकते हैं। अब वो समाप्त हो गया जब से 370 समाप्त हुआ है। ठीक है, फिर देखिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के लगभग 1 वर्ष के पश्चात केंद्र सरकार ने भूमि का मालिकाना हक संबंधी 12 स्थानीय कानून को निरस्त कर केंद्रीय कानूनों को लागू करने का जम्मू कश्मीर में पुनर्गठित तृतीय आदेश 2020 जारी किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है PSLV C49 के जरिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 का प्रक्षेपण 7 नवंबर को प्रस्तावित। तो देखिए 7 नवंबर 2020 को इसरो अपने एक नए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसे EOS-1 का प्रक्षेपण की योजना है। और प्रक्षेपण जो है वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से और PSLV C49 के जरिए किया जाएगा। और साथ ही देखा जाए तो ये लिथुआनिया का एक, लग्जमबर्ग का 4 और अमेरिका के 4 उपग्रह का प्रक्षेपण भी इसके साथ किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। CBI जांच के लिए प्रदत्त सामान्य सहमति वापस लेने वाला ये 5वां राज्य हो गया। तो देखिए 21 अक्टूबर 2020 को महाराष्ट्र सरकार ने किसी भी जांच के लिए CBI को प्रदत्त सामान्य सहमति वापस लेने की घोषणा की और उसके साथ करने वाला ऐसा ये 5वां राज्य बन गया। ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो ये जो सिने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की जो है और उसके बाद जो टीवी चैनल के जो TRP का निर्धारण में जो घोटाले का मामला आया था, उसमें मुंबई पुलिस के जांच के बीच CBI जांच भी शुरू होने के पश्चात महाराष्ट्र सरकार ने किसी भी जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी जो CBI है उसके प्रदत्त सामान्य सहमति जिसे कहते हैं जनरल कंसेंट, उसको वापस लेने का घोषणा किया था। ठीक है, और इससे पूर्व देखा जाए तो आपको आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल 2018 में, मतलब आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल 2018 में, और फिर राजस्थान जुलाई 2020 में, छत्तीसगढ़ और केरल ऐसा पहले भी कर चुका है और महाराष्ट्र ये 5वां राज्य हो गया। और देखा जाए तो राज्य की इस तरह की प्रवृत्ति को देखते हुए विश्लेषकों के अनुसार 1946 के जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम है जिसके तहत CBI संचालित होती है, उसके अनुच्छेद 6 में संशोधन की आवश्यकता है ताकि NIA और ED की तरह स्वतंत्र रूप से देश के आपराधिक मामलों में कार्य कर सके। ठीक है, और NIA के बारे में देखा जाए तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2008 में हुई थी। ठीक है, और NIA एक स्वतंत्र एजेंसी है, मतलब वो देश में किसी भी जगह पे जाकर जांच कर सकती है। और इसी तरह ED को देखा जाए तो इसे कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय, और ये मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूरे देश में कहीं भी जांच के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है K-15 मिसाइल के जमीनी संस्करण सौर्य का परीक्षण। ठीक है, तो देखा जाए तो ये स्वदेश निर्मित सौर्य मिसाइल का परीक्षण APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से किया गया था, और जो कि नाभिकीय क्षमता युक्त है और ये हाइपरसोनिक मिसाइल वजन में बहुत हल्का है। और देखा जाए तो ये 200 किलोग्राम से लेके 1000 किलोग्राम तक का विस्फोटक के साथ उड़ सकता है और ये 700 से 1000 किलोमीटर का मारक क्षमता रखता है। फिर देखा जाए तो ये 2 स्टेज रॉकेट वाला जो मिसाइल है जो 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने से पूर्व ध्वनि से 6 गुना गति से चलती है, जिसके पश्चात ये क्रूड मिसाइल की तरह खुद को टारगेट तक गाइड कर सकती है। नेक्स्ट है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो जिसे कहते हैं स्मार्ट, और इसका सफल परीक्षण किया गया 5 अक्टूबर 2020 को DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया। फिर देखिए DRDO के चेयरमैन जो डॉक्टर सतीश रेड्डी हैं, उन्होंने पनडुब्बी में इसे गेम चेंजर प्रौद्योगिकी करार दिया है। इसका जो परीक्षण हुआ था वो जो परीक्षण स्थल है वो है उड़ीसा का व्हीलर द्वीप। फिर इसका जो क्षमता देखा जाए तो ये 650 किलोमीटर तक मारक क्षमता है और युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा। पनडुब्बियों को नष्ट करने की क्षमता ही रखता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण। ये 9 अक्टूबर 2020 को DRDO द्वारा परीक्षण किया गया और जो परीक्षण स्थल था वो उड़ीसा के बालासोर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज जिसे ITR कहते हैं वो सुखोई 30 MKI विमान से किया गया और जिसका क्षमता है वो 100 से 150 किलोमीटर है। ठीक है, और देखा जाए तो शत्रु के सिग्नल व रेडिएशन प्रणाली को पकड़कर उसे नष्ट करने में सक्षम है और इस मिसाइल का जो भविष्य में
मिराज 2000, जगुआर, तेजस, तेजस मार्क 2 विमान में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। और देखा जाए तो शत्रु अगर अपनी रडार प्रणाली बंद कर दे तब भी ये रुद्रम निशाना बना सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पृथ्वी 2 मिसाइल, और इसका भी सफल परीक्षण किया गया। 16 अक्टूबर 2020 को डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के तहत विकसित पहली सतह से सतह मार करने वाली पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया। फिर देखा जाए इसका परीक्षण स्थल, तो इसका जो परीक्षण स्थल है वो उड़ीसा के बालासोर जिले में जो चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज है वहां से हुआ। और इसका जो क्षमता है वो 1000 किलोग्राम नाभिकीय परंपरागत विस्फोटकों के साथ 350 किलोमीटर की दूरी मार करने की क्षमता रखता है पृथ्वी 2 मिसाइल। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का नौसैनिक पोत से परीक्षण। तो देखिए 18 अक्टूबर 2020 को डीआरडीओ ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का समुद्र से मार करने वाला संस्करण का सफल परीक्षण किया है। और इसका जो परीक्षण स्थल है वो नौसेना का स्टिल्थ डिस्ट्रॉयर आईएनएस चेन्नई से किया गया है। नेक्स्ट है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग। नाग का ये फाइनल परीक्षण था जो कि 22 अक्टूबर 2020 को फाइनल यूजर्स ट्रायल राजस्थान की पोखरण रेंज पे किया गया। और देखिए नाग मिसाइल का ये परीक्षण जो है वो विशेष नाग कैरियर नामिका के द्वारा किया गया। इसे फायर एंड फॉरगेट भी कहा जाता है। और नाग मिसाइल जो है उत्पादन सार्वजनिक उपकरण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। और इसका जो कैरियर है नामिका का उत्पादन किया जाता है मेडक स्थित जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वहां किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना में नया युद्धपोत आईएनएस कवरती। तो देखिए 22 अक्टूबर को स्वदेश निर्मित एंटी सबमरीन युद्धपोत जो है आईएनएस कवरती को जनरल के नरवाने जो कि थल सेना अध्यक्ष हैं उनके द्वारा इसे नौसेना में शामिल किया गया। फिर देखा जाए तो कोलकाता स्थित जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स हैं उनके प्रोजेक्ट 28 के तहत निर्मित 4 कमरोता क्लास युद्धपोत में ये चौथा और अंतिम स्टेल्थ युद्धपोत है। देखा जाए तो कमरोता श्रेणी के जो 4 युद्धपोत हैं, एक है कमोरता, फिर है कदमत, फिर है किल्टान और फिर है कवरती। और ये नामकरण जो किया गया है वो आपको अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप क्षेत्र के जो द्वीप हैं उसके नाम पर किया गया है। कवरती तो आपको लक्षद्वीप के कैपिटल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर, जिसमें पहला है एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे सूची में बरकरार रखा। तो देखिए 21 से 23 अक्टूबर 2020 को एफएटीएफ मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का वर्चुअल बैठक पाकिस्तान को ग्रे सूची में बना रखा है। और देखा जाए तो ये हुआ था टेरर फंडिंग को रोकने के लिए। जो 27 कार्यवाही बिंदु दिए गए थे पाकिस्तान को, उसमें वो सिर्फ 21 पर ही काम कर सका है। और एफएटीएफ की ग्रे सूची में पाकिस्तान को जून 2018 में ही शामिल किया गया था। और इससे निकलने के लिए पाकिस्तान ने 18 माह का समय मांगा था ताकि वो ये कुल 27 कार्य बिंदु पर काम कर सके, लेकिन वो अभी तक केवल 21 पर ही काम कर सके हैं। तो इसी तरह देखा जाए तो अतिरिक्त समय मिलने के बाद मतलब उसके बाद भी जब कोरोना वायरस आ गया तो फिर आपको समय मिल गया, उस तरह से समय मिलते हुए पाकिस्तान ने अभी तक 27 में से 21 कार्यवाही बिंदु पर ही काम किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत और डेनमार्क का आभासी शिखर सम्मेलन। तो ये 28 सितंबर 2020 को दोनों देशों के प्रधानमंत्री मतलब भारत के श्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के सुश्री मेटे फेडरिक्सन की सह अध्यक्षता में सम्मेलन संपन्न हुआ। और देखिए यहाँ जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 महामारी और आपसी हित के वैश्विक मामलों पर चर्चा हुई। फिर भारत व डेनमार्क संबंध को बढ़ाने के लिए ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सहमति व्यक्त हुई। उसके साथ फिर उदयपुर और आरहुस तथा तुमकुरु और ओलबर्गा के बीच मौजूदा सिटी टू सिटी सहयोग को मजबूत करने का भी दोनों पक्ष में सहमत हुए। फिर देखिए डेनमार्क की जो राजधानी है वो है कोपेनहेगन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका की द्विपक्षीय आभासी शिखर वार्ता। ठीक है, ये 26 सितंबर 2020 को भारत और श्रीलंका का आभासी शिखर सम्मेलन हुआ। और इसमें भारत का शिष्टमंडल का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे श्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका की ओर से प्रधानमंत्री रहे महिंद्रा राजपक्षे। ठीक है, और इसमें जो वार्ता हुई वो आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने को सहयोग बढ़ाना, उसके बाद
श्री मोदी ने श्रीलंका यात्रा के दौरान जो घोषित किए गए थे, जो वृक्षारोपण क्षेत्र में 10,000 आवासीय इकाइयों का निर्माण में तेजी लाने के लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे। उसके बाद है कि भारत से $100 मिलियन का क्रेडिट लाइन के तहत सौर परियोजनाओं पर विशेष जोर देते हुए नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग को सहमति दोनों पक्षों में बनी। फिर देखा जाए तो दोनों देशों के बीच बौद्ध संबंध को बढ़ावा देने के लिए $15 मिलियन का अनुदान का घोषणा श्री मोदी ने की है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है म्यांमार को सैन्य सहायता के साथ साथ वहां एक तेल रिफाइनरी की स्थापना की भारत की पेशकश। तो देखिए 4 से 5 अक्टूबर 2020 को भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवाने के साथ विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने म्यांमार की यात्रा की और वहां $6 अरब का अनुमानित लागत वाला एक विशाल रिफाइनरी की स्थापना करने का प्रस्ताव भारत की ओर से दिया गया। फिर म्यांमार के जो स्टेट काउंसलर हैं उनसे मुलाकात कर सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा और स्थिरता सहित महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। फिर देखा जाए तो मिजोरम और म्यांमार के बीच संपर्क सुविधा के लिए सीमा पर एक पुल का निर्माण के लिए $2 मिलियन की भारतीय अनुदान की घोषणा की इस अवसर पर की गई। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि पाकिस्तान व नेपाल 3 वर्ष के एक और कार्यकाल हेतु संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार UNHRC के सदस्य पुनर्निर्वाचित हुए। अब देखिए ये 13 अक्टूबर 2020 को एशिया प्रशांत क्षेत्र के जो 4 सीट रिक्त थे उसमें एक गुप्त मतदान हुआ और उसमें जो 4 देश सदस्य नियुक्त हुए हैं उनमें है पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, नेपाल और चीन। इसमें अरब जो सऊदी अरब थे वो नहीं चुने गए, वो 5वें स्थान पर रहे। फिर देखिए केवल पाकिस्तान व नेपाल ही एक ऐसा देश है इन चारों में जो पुनः नियुक्त किया गया है और इनका कार्यकाल जो है अभी भी 31 दिसंबर 2020 तक था, लेकिन अब इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2023 तक होगा क्योंकि इसमें 3 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है और कोई भी देश UNHRC में 2 से अधिक बार लगातार नहीं बन सकता है सदस्य। चलिए पाकिस्तान जो है अब तक 5वीं बार बना है, नेपाल दूसरी बार इस परिषद का सदस्य निर्वाचित हुआ है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत व बांग्लादेश को जोड़ने वाला फेनी पुल दिसंबर 2020 तक तैयार होगा। तो देखिए फेनी पुल जो है वो फेनी नदी के ऊपर बनेगा, लगभग 1.8 किलोमीटर लंबा और ये दिसंबर 2020 तक तैयार हो जाएगा। फिर देखिए भारत का जो त्रिपुरा के सबरम और बांग्लादेश के जो रामगढ़ है उसको जोड़ने वाला ये कंक्रीट का पुल का निर्माण किया जा रहा है जिसकी लागत है 129 करोड़। ठीक है, और सबरम और चटगांव जो बांग्लादेश के बीच दूरी 75 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 और ये 16 अक्टूबर 2020 को आयरलैंड स्थित एक एजेंसी है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के एक संगठन है वेल्ट हंगर हिल्फे और इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से ये तैयार किया गया है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020। ठीक है, और देखा जाए तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो मान है वो 0 से 100 के बीच रहता है। ठीक है, मतलब 0 अगर है तो बहुत अच्छा है और जो 100 है वो बहुत खराब स्कोर है। ठीक है, तो इस कैटेगरी में देखा जाए तो सूची में कुल देश जो इसमें आए थे वो 107 थे। ठीक है, एक्चुअली ये 132 थे लेकिन डाटा पर्याप्त नहीं होने के कारण 107 देशों का ही दिया गया और जो भारत का स्थान रहा वो 94th रहा और ये 27.2 जो इसका मान रहा और इसके साथ ये गंभीर भूख श्रेणी में है। और अंतिम 3 स्थान देखा जाए तो 107 पर है चाड, 106 पे है तिमोर लेस्टे और 105 पे है मेडागास्कर। नेक्स्ट है सेशल्स के नए राष्ट्रपति। देखा जाए तो ये अक्टूबर 2020 में भारतीय मूल के वेवल रामकलावन जो कि LDS पार्टी के हैं वो नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। इन्हें कुल 54.9% वोट LDS पार्टी को मिले हैं। फिर संसद में 35 में से 25 सीटों पर इन्होंने विजय प्राप्त की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत अमेरिका 2+2 वार्ता। तो देखिए 26 से 27 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत और अमेरिका के बीच तीसरा 2+2 वार्ता संपन्न हुआ और इसमें कुछ निम्नलिखित समझौते हुए।
तो वो पहला है ऐतिहासिक बुनियादी आदान प्रदान और समझौते, जिसे बीका। तो बीका का फुल फॉर्म आपको कह सकते हैं बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया। और यह समझौता क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल को सही स्थान पर तैनात करने के लिए भारत को अमेरिका के वैश्विक भूस्थानिक मानचित्र का उपयोग की अनुमति प्रदान करता है। फिर दूसरा है पृथ्वी पर्यवेक्षण और पृथ्वी विज्ञान में तकनीकी सहयोग का एक समझौता किया गया। फिर तीसरा आपको परमाणु ऊर्जा साझेदारी के लिए वैश्विक केंद्र के बारे में समझौता ज्ञापन की अवधि बढ़ाने के लिए समझौता किया गया। फिर चौथा है कि दोनों देशों के डाक विभाग में सीमा शुल्क डेटा का इलेक्ट्रॉनिक विनिमय और पारंपरिक भारतीय दवाओं में सहयोग के बारे में एक आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड में संसदीय चुनाव की लेबर पार्टी को भारी सफलता। तो देखिए ये 17 अक्टूबर को संपन्न हुआ था वहाँ संसदीय चुनाव न्यूजीलैंड में, और जिसमें निवर्तमान प्रधानमंत्री थे जेसिंडा अर्डन, वो लेबर पार्टी के, उसको भारी सफलता प्राप्त हुई है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की कुल 120 सीटों में से उन्होंने 64 सीटें जीत ली। नेक्स्ट है यूएई व बहरीन के पश्चात अब सूडान भी इजराइल के शांति समझौता करेगा। तो इसमें देखा जाए तो 23 अक्टूबर 2020 को सूडान व इजराइल के बीच शांति समझौता के बीच एक फाइनल सहमति हुआ, जो कि सूडान के प्रधानमंत्री जो है अब्दुल्ला हमदोक और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए हुआ। ठीक है, और इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला पिछले 2 माह में ये तीसरा है। ठीक है, और कुल मिलाकर 5वां अरब देश है सूडान। पहला था आपको मिस्र 1979 में, फिर दूसरा जॉर्डन 1994 में, और अभी 2 महीने पहले यूएई और बहरीन 2020 में इजराइल से शांति समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति ली म्यूंग बाक की 17 वर्ष की कारावास की सजा बरकरार। तो देखिए जो सजा सुनाई गई थी वो गबन और रिश्वत के 1 दशक पुराने मामले सियोल के उच्च न्यायालय द्वारा फरवरी 2020 में सुनाई 17 वर्ष की सजा बरकरार रखी है, और कारावास की सजा के साथ 13 अरब वॉन जिसे कहते हैं $11.5 मिलियन का जुर्माना भी किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला टॉपिक आता है 2020-21 की तीसरी मौद्रिक नीति में भी रेपो दर और बैंक दर सहित प्रमुख बैंकिंग दर अपरिवर्तित। तो देखा जाए तो जो प्रमुख बैंकिंग दरें हैं वो 22 मई 2020 के बाद इसको बरकरार स्थिति में रखा गया, और 9 अक्टूबर 2020 को नीति में इन दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो पहला आपको रेपो रेट है, रेपो रेट अभी 4% है। फिर रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, एमएसएफ 4.25% है, नकद आरक्षण अनुपात ये 3% है, और सर्वाधिक तरलता अनुपात ये 18% है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति का पुनर्गठन। तो देखिए 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति होता है, इसका प्रावधान है, और 3 पदेन सदस्य होते हैं जो आरबीआई के अधिकारी होते हैं, और 3 सदस्य का मनोनयन किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। तो देखिए आरबीआई के जो पदेन अधिकारी हैं वो पहले हैं गवर्नर शक्तिकांत दास जो समिति के अध्यक्ष हैं, दूसरे हैं डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा, और तीसरा है मौद्रिक नीति विभाग का प्रमुख कार्यकारी निदेशक डॉक्टर मृदुला के सागर। 3 अन्य अर्थशास्त्रियों का समिति का सदस्यों के रूप में मनोनयन सरकार द्वारा किया गया है, जिसमें पहले हैं प्रोफेसर आसिमा गोयल जो कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च मुंबई से हैं। फिर दूसरा है शशांक भिड़े, ये भी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च से हैं। फिर तीसरा है प्रोफेसर जयंत वर्मा, और ये IIM अहमदाबाद से हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2021 की पहली छमाही में वस्तुगत निर्यात में 21.31% और आयात में 40.06% का गिरावट देखा गया है। तो देखिए ये 15 अक्टूबर 2020 को जो वित्तीय वर्ष है 2021 उसमें पहली छमाही में मतलब अप्रैल से सितंबर 2020 के भारत के विदेशी व्यापार में अंतिम आंकड़े वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए, और इसका देखा जाए तो निर्यात जो कि 2019-20 में 159.16 अरब डॉलर था, और इस बार वो घट के 125.25 रह गया, मतलब
इसमें आपको 21.31% की गिरावट देखी गई है। और आयात में देखा जाए तो जो कि 248.08 था 2019-20 में, वो 2020-21 में 148.69 हो गया। मतलब इसमें भी आपको 40.06% की गिरावट देखी गई है। और व्यापार से जो ट्रेड बैलेंस है वो -88.92 था और इस बार -23.44 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2001 से परिवर्तन कर कितना कर दिया गया है, तो उसको 2016 किया गया है। ठीक है, जो कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2001 से 2016 कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि त्योहारी मौसम में अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में वृद्धि हेतु एलटीसी कैश वाउचर वो विशेष त्योहार अग्रिम योजना। तो देखिए, सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले जो अवकाश यात्रा रियायत के बदले नकदी वाउचर और त्योहार पर खरीदारियों के लिए 10-10 हजार रुपए के अग्रिम देने का निर्णय किया है। और जिन कर्मचारियों पर जो 4 वर्षीय एलटीसी ब्लॉक 2021 में समाप्त होने को है, वह अपने एलटीसी के बदले कैश वाउचर प्राप्त कर सकेंगे और वो आयकर मुक्त होंगे। और ये राशि जो है उन्हें 31 मार्च 2021 से पहले खर्च करने होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चालू चीनी वर्ष 2020-21 में चीनी उत्पादक के संबंध में पहले अग्रिम अनुमान चीनी उत्पादकों के संघ जो इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन द्वारा 19 अक्टूबर 2020 को जारी किया गया। और इनमें चीनी की कुल उत्पादन कितना रहने का अनुमान है, तो ये है 31 मिलियन टन, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 13% वृद्धि की है। नेक्स्ट है सहकारिताओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार हेतु आयुष्मान सहकार योजना। तो देखिए, ये 19 अक्टूबर 2020 को जो ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा बेहतर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक नई आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत की है। और इस योजना के तहत जो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है वो 10,000 करोड़ तक की सावधि ऋण आने वाले वर्षों में उपलब्ध कराए जाएंगे। लगभग 52 अस्पताल, जिसमें से मिलाकर 5,000 अधिक शैय्याएं हैं, वर्तमान में सहकारिताओं द्वारा संचालित तथा आयुष्मान सहकार योजना ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मुकेश अंबानी लगातार 13वें वर्ष भारत के सबसे धनी व्यक्ति बने हैं। ये फोर्ब्स का आकलन है। ठीक है, फोर्ब्स इंडिया ने देश के सबसे धनी 100 व्यक्तियों की वर्ष 2020 की सूची जारी की है, जिसमें पहले स्थान पर आते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी और इनकी संपत्ति है 88.7 अरब डॉलर की। और अडानी ग्रुप के गौतम अडानी दूसरे स्थान पर है, जिनका कुल संपत्ति है 25.2 अरब डॉलर। फिर तीसरा है HCL के शिव नडार और ये 22.4 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक भारत में 2020-21 में जीडीपी सिकुड़न का पूर्वानुमान 4.0% से बढ़ाकर कितना किया, तो ये किया है 9%। ठीक है, नेक्स्ट है केरल फल सब्जियों के लिए आधार मूल्य घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बना। तो देखिए 21 वस्तुएं जिसमें से 16 किस्म के फल और सब्जी शामिल हैं के लिए आधार मूल्य केरल सरकार ने अक्टूबर 2020 में घोषित किए हैं। और ये आधार मूल्य उपज की उत्पादन लागत से 20% अधिक निर्धारित किए गए हैं और यह 1 नवंबर 2020 से प्रभावी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग अपॉइंटमेंट्स की ओर, मतलब नियुक्ति की ओर, जिसमें पहला है यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि, तो ये बने हैं विशाल वी शर्मा। फिर है विश्व बैंक के निदेशक मंडल में भारत की ओर से नामित कार्यकारी निदेशक, ये है राजेश खुल्लर। फिर देखा जाए एशियाई विकास बैंक के निदेशक मंडल के भारत द्वारा नामित कार्यकारी निदेशक, ये हैं समीर खड़े। फिर आपको देखा जाए HDFC बैंक के नए प्रबंधक निदेशक, तो ये हैं शशिधरन जगदीशन। उसके बाद आता है उद्योग व्यापार जगत के संगठन PHDCCI के नए अध्यक्ष बने हैं संजय अग्रवाल। फिर देखा जाए तो नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन, तो ये बने हैं दिनेश कुमार खाड़ा।
फिर है भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर, तो वो बने हैं एम राजेश्वर राव। नेक्स्ट है कि भारतीय बैंक संघ जिसे आईबीए कहते हैं, उसके चेयरमैन बने हैं राज किरण राय, जो कि यूनियन बैंक के एमडी हैं। नेक्स्ट है आईमा के नए अध्यक्ष हैं हर्षपति सिहानिया। नेक्स्ट है इंडोनेशिया में भारत के नए राजदूत उच्चायुक्त बने हैं मनोज भारती। फिर भारत का उच्चायुक्त मॉरिशस में है नंदिनी सिंघल और स्वीडन में है तन्मय लाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पुरस्कार सम्मान, जिसमें पहला है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो ये दिया गया है 2 अक्टूबर 2020 को। आईएसीसी ने अपने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार दिया है श्री रतन टाटा को, जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र शासन का लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21। तो ये 28 सितंबर 2020 को दिया गया है उषा मंगेशकर को, जो कि लता मंगेशकर की सबसे छोटी बहन है। नेक्स्ट है सेना के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों के लिए रक्षा मंत्री ट्रॉफी 2019 दिया गया है, जो 16 अक्टूबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा नई दिल्ली के एक समारोह में प्रदान किया गया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है बेंगलुरु स्थित एयरफोर्स कमांड हॉस्पिटल को, और दूसरा पुरस्कार दिया गया है पूर्वी कमान के कोलकाता स्थित कमान हॉस्पिटल को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुरस्कार में अगला है राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2020, और ये 5 अक्टूबर 2020 को स्वीडन स्थित जो कि राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन है, उसके द्वारा 4 लोगों के नामों की घोषणा की गई। पहला है एलिस बियालियात्स्की बेलारूस के, और ये बेलारूस में लोकतंत्र की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। फिर है आपको नसरीन सोतोडेह, ये ईरान के हैं और ईरान में मानवाधिकारों के लिए संघर्ष के लिए इन्हें दिया गया है। फिर तीसरा है आपको ब्रायन स्टीवेंसन, अमेरिका के हैं, आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार हेतु संघर्ष के लिए। फिर है आपको लुट्टी कनिंगम रेन, और ये है निकारागुआ का। निकारागुआ में स्वदेशी भूमि और समुदायों के शोषण से बचाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान था। नेक्स्ट है यूरोपीय संसद का सखारोव पुरस्कार। तो ये 22 अक्टूबर 2020 को यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड ससोली द्वारा पुरस्कार की घोषणा की गई, और ये दिया गया है बेलारूस के लोकतांत्रिक विपक्ष को, जिसका प्रतिनिधि इसकी समन्वय परिषद द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार 2020। तो देखा जाए तो अक्टूबर 2020 को विभिन्न तिथियों को इसका घोषणा किया गया है। पहला आपको शांति में आपको दिया गया है विश्व खाद्य कार्यक्रम को, जो कि युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में शांति की स्थापना व युद्ध के हथियारों के रूप में भूख का उपयोग करने को के लिए दिया गया है। फिर देखा जाए दूसरा है साहित्य भी एक लोगों को दिया गया है, जो कि लुइस ग्लक, ये अमेरिकी हैं, और उनकी जो काव्यात्मक आवाज़ के लिए, जो उनकी आवाज़ को खूबसूरत होने के साथ साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाता है। नेक्स्ट है शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा, जिसे कहते हैं फिजियोलॉजी या मेडिसिन। इसमें 3 लोगों को दिया गया है, ठीक है। पहले हैं हार्वे जे एल्टर, जो कि अमेरिकी हैं। दूसरे हैं मिशेल ह्यूस्टन, ये ब्रिटेन के हैं। तीसरे हैं चार्ल्स एम राइस, ये अमेरिकी हैं, ठीक है। और हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए नहीं दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री में 2 लोगों को दिया गया है। पहले है इमैनुअल शार्पेंतीव और दूसरा है जेनिफर ए डोडना, और इन्हें जीनोम एडिटिंग की एक रीति विकसित के लिए दिया गया है। फिर आता है आपको भौतिक विज्ञान, जिसे कहते हैं फिजिक्स में 3 लोगों को दिया गया है। पहले हैं रोजर पेनरोज, ये ब्रिटेन के हैं, जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के सिद्धांत पर आधारित, जो कि ब्लैक होल्स का निर्माण का पता करने के लिए मैथमेटिकल मॉडल तैयार करने के लिए नहीं दिया गया है। इसमें दूसरा है रिनहर्ड गेंजेल, जो कि जर्मनी के हैं, और तीसरा है एंड्रियास गेज, जो कि अमेरिकी हैं, और ये ब्रह्मांड के रहस्य को समझने के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र, जिसे कहते हैं इकोनॉमिक्स में 2 लोगों को दिया गया है। पहले हैं पॉल आर मिग्रोम, जो कि अमेरिकी हैं। दूसरा है रॉबर्ट बी विल्सन, जो कि अमेरिकी हैं, और नीलामी के सिद्धांत के सुधार लाने के लिए, इसके लिए नए प्रारूप बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग निधन की ओर, जिसमें पहला है अश्विनी कुमार, और ये सीबीआई के पूर्व निदेशक थे और नागालैंड की पूर्व राज्यपाल थे, जिनका 7 अक्टूबर 2020 को शिमला में अपने आवास पर इन्होंने आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। नेक्स्ट है शोभा नायडू एक पद्मश्री से सम्मानित कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी, और 14 अक्टूबर 2020 को 63 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है जॉन रिचर्ड रीड, ये न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं।
नेक्स्ट है कार्लन चैपमैन, जो कि भारतीय फुटबॉल टीम की पूर्व कप्तान थे और इनकी मौत हृदयघात के कारण से हुई थी 49 ईयर्स की एज में। फिर है केशुभाई पटेल, जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता थे। इनका भी हार्ट अटैक से निधन हो गया 92 ईयर्स के एज में। फिर ली कुन ही, ये दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन थे। नेक्स्ट है रामविलास पासवान, जो कि केंद्रीय मंत्री थे, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री थे। वह लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक भी थे। ठीक है, जो देखा जाए तो 8 अक्टूबर 2020 को 74 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। नेक्स्ट है पुस्तकें में पहला है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, इसके लेखक हैं शशि थरूर। फिर आता है फॉल अगेन राइज अगेन, इसके लेखक हैं संदीप अग्रवाल। नेक्स्ट है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड, इसके लेखक हैं एस जयशंकर। फिर है अ टाइम फॉर मर्सी, इसके लेखक हैं जॉन ग्रिसम। और नेक्स्ट है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग अ रिंग साइड, इसके लेखक हैं एन.के. सिंह। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हाउ टू बी अ राइटर, इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है द खालिस्तान कंस्पिरेसी, अ फॉर्मर रॉ ऑफिसर अनरिवेल्स द पाथ टू 1984, इसके लेखक हैं जी.वी.एस. सिद्धू। नेक्स्ट है ब्रेकिंग थ्रू अ मेमोयर, इसके लेखक हैं ईसर जज अहलुवालिया। नेक्स्ट है विविध में पहला आता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का 75वां वर्षगांठ पर विशेष स्मारक डाक टिकट। तो देखिए ये 23 अक्टूबर को भारतीय डाक विभाग ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर टिकट जारी की। नेक्स्ट है 12 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजमाता विजयराजे सिंधिया की जन्मस्थली के उपलक्ष्य में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया। ठीक है, फिर देखिए 16 अक्टूबर 2020 को कृषि एवं खाद्य संगठन, जिसे कहते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 75 रुपए का स्मारक सिक्का उनकी जारी किया गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत बांग्लादेश संयुक्त नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर। ये 3 अक्टूबर को भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच बंगाल की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर नाम से संपन्न हुआ। ठीक है, और ये दूसरा संस्करण था। ठीक है, नेक्स्ट है NHO 920। तो NHO 920 केवल 75 दिन में तैयार किया जाने वाला प्याज का किस्म है। ठीक है, और ये राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के करनाल स्थित केंद्र में बनाया है। नेक्स्ट है RVG 205। और RVG 205 का जो है वो एक चना का एक ऐसा किस्म है जो कि सूखने के बाद भी उसका स्वाद हरे चने जैसा होता है। ठीक है, और ये राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय जो ग्वालियर है वहाँ के सीहोर रिसर्च सेंटर से विकसित किया गया है। इसका बुआई जो है वो अक्टूबर से मार्च में होगा और फसल 110 दिन में तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग खेलकूद की ओर, जिसमें पहला है राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित। तो ये आदिल सुमारीवाला, जो लगातार तीसरा कार्यकाल के लिए 2020 से 24 के लिए जो 4 वर्ष के लिए नियुक्त हुए हैं, और वे 2012 से महासंघ के अध्यक्ष हैं और कोई भी 3 कार्यकाल तक ही अध्यक्ष बना रह सकता है। नेक्स्ट है फ्रांसीसी ओपन टेनिस 2020, जिसमें राफेल नडाल का रिकॉर्ड 13वां खिताब। तो देखिए ये फ्रांसीसी टेनिस जो है वो 27 सितंबर से 11 अक्टूबर तक पेरिस में हुआ, और जिसमें पुरुष एकल में विजेता रहे राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं, और उपविजेता रहे नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं। और महिला एकल में देखा जाए तो ये है ईगा स्विएतेक, ये पोलैंड के हैं जो विजेता रहीं, और उपविजेता रहे सोफिया केनिन अमेरिका की। उसी तरह पुरुष युगल में देखा जाए तो विजेता रहे केविन क्वार्टेज जर्मनी के और एंड्रियाज मेज जर्मनी के। और उस तरह महिला में देखा जाए तो महिला युगल में रहे आपको टीनिया बाबोसा हंगरी के और क्रिस्टिना मलादेनोविच फ्रांस के, और उपविजेता रहे एलेक्सा गुआरिच चिली के और दैसिरे क्रेवासिक अमेरिका के। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है ग्रैंड स्लैम टेनिस में 10 या अधिक पुरुष एकल खिताब के विजेता। तो देखिए रोजर फेडरर जो है स्विट्जरलैंड के, उसने 20 खिताब जीते हैं, और राफेल नडाल 20, नोवाक जोकोविच 17, पिट सम्प्रास 14,
नेक्स्ट है ग्रैंड स्लैम टेनिस में 10 या अधिक एकल खिताब की विजेता महिला खिलाड़ी। तो पहले स्थान पे आते हैं मार्गरेट कोर्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं और इसे 24 खिताब जीत चुकी हैं। दूसरे पे आते हैं सेरेना विलियम्स जो कि 23 खिताब जीती हैं। स्टेफी ग्राफ जर्मनी की हैं जो 22 खिताब जीती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेंट पीटर्सबर्ग ओपन 2020। ये 12 से 18 अक्टूबर 2020 को सेंट पीटर्सबर्ग रूस में संपन्न हुआ, जो कि पुरुष एकल में विजेता रहे आंद्रे रुब्लेव रूस के हैं और हारे हैं बोर्ना कॉरिक क्रोएशिया के। युगल में देखा जाए तो विजेता रहे जुरुगेन मेल्जर ऑस्ट्रिया के और एडवर्ड रोजर बैसलिन फ्रांस के और हारे हैं मार्सेलो डेमोलिनोर ब्राजील के और मातवे मिल्कुप नीदरलैंड्स के। नेक्स्ट है यूरोपियन ओपन 2020। तो इसमें देखा जाए तो ये 19 से 25 अक्टूबर 2020 को एंटवर्प बेल्जियम में संपन्न हुआ, जिसमें पुरुष एकल के विजेता रहे हुगो हम्बर्ट फ्रांस के और हारे हैं एलेक्स डी मिनोर ऑस्ट्रेलिया के। युगल में ही देखा जाए विजेता तो हैं जॉन पियर्स और माइकल वीनस ऑस्ट्रेलिया के और हारे हैं रोहन बोपन्ना भारत के और मिडलकुप नीदरलैंड्स की। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है डेनमार्क ओपन 2020 जो कि BWF का बैडमिंटन टूर्नामेंट है और ये 13 से 18 अक्टूबर 2020 को डेनमार्क के ओंडेंसे में संपन्न हुआ। इसमें पुरुष एकल में देखा जाए तो ये डेनमार्क के विजेता है एंड्रस एंटोसन और हारने वाले भी हैं डेनमार्क के रास्मुसा गेम के। दूसरा है महिला एकल। महिला एकल में नजोमी ओकुहारा जापान के हैं जो विजेता रहे और स्पेन के कैरोलिना मरीन को हराया। फिर पुरुष युगल में देखा जाए तो वो है मार्क्स एलिस व क्रिस लैंग्वेज इंग्लैंड के। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है एफएल ग्रैंड प्रिक्स और पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो एफएल ग्रैंड प्रिक्स देखा जाए तो 11 अक्टूबर 2020 को नूरबर्ग जर्मनी में संपन्न हुआ था, जिसके विजेता थे लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर और दूसरे स्थान पर थे मैक्स वर्स्टापेन रेडबुल के। ठीक है। और फिर है पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स। तो वो 25 अक्टूबर 2020 को पोर्टिमाओ में संपन्न हुआ, विजेता थे लुइस हैमिल्टन और दूसरे स्थान पर है वाल्टरी बोटास मर्सिडीज के। और नेक्स्ट है एशियाई नेशन ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप। तो इसके विजेता रहे स्वर्ण पदक के महिला टीम भारत और हारा है महिला टीम इंडोनेशिया। और पुरुष वर्ग में ऑस्ट्रेलिया से हारकर भारतीय टीम रजत पदक ही जीत सकी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है और दिवस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो मतलब कि क्रॉनिकल दिसंबर 2020 के संस्करण में दिवस को भी हम लोग और थीम के साथ कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।